के एक और शानदार एपिसोड के साथ मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम है बॉबी जिबाल और मैं आपके लिए आज एक सरप्राइज लेके आया हूँ। बट सरप्राइज बताने से पहले जैसा हम हमेशा कहते हैं, सेल्स ज्ञान, अब सारे राज खुलेंगे। और आज जो राज है वो बहुत कह सकता हूँ हॉट टॉपिक है करंट सिचुएशन में। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे काफी इसके बारे में बात हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये इसके ऊपर बातचीत के लिए हमारे पास कोई एक एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं आज एक टॉक शो की तरह ये सेशन करने वाला हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, आज हम 2 लोग हैं जो बातचीत करेंगे। और आज का जो विषय है वो विषय है डरोगे या बढ़ोगे। तो हमारी जो निश है वो निश है फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, और हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। अगर हम एक्सपर्ट हैं तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में मेरे पार्टनर हैं और मैं आज आपको उनको साथ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। जो मेरे पास सरप्राइज है वो सरप्राइज ये है कि आज ये जो टॉक शो है, इस टॉक शो में मेरे साथ गेस्ट स्पीकर है और इनका भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, काफी बड़ा नाम है, काफी सारे लोगों को ट्रेन किया है और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम किया है। शी इज ऑल्सो माई बिजनेस पार्टनर, शी इज फाइनेंशियल कोच, शी इज ऑल्सो सेल्स ट्रेनर एंड को फाउंडर ऑफ फोरी लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अभी तक आपको शायद अंदाजा लग गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ हर्षल कोठारी के बारे में। हर्षल, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। वेलकम। थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर। मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि ये जो सेल्स ज्ञान है इसमें कभी तो मुझे मौका मिले टू पार्टिसिपेट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट के जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, तो सेल्स ज्ञान मेरा अकेला विचार नहीं है, हर्षल बराबर की पार्टनर है, उसमें हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। चेहरा मेरा जरूर दिखता है आपको, बट शी इज इक्वली पार्टनर इन दिस इनिशिएटिव एज वेल। गोइंग फॉरवर्ड आपको उसकी तरफ से भी बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं, उसकी एक्सपर्टीज काम आने वाली है। राइट हर्षल? आई एम रेडी। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो चाहती है कि तुम उनके साथ इंटरेक्ट करो, उनको भी कुछ इनपुट दो। आई थॉट कि आज हम लोग इसको टॉक शो की तरह करते हैं और आज तुम्हारा मैं एंट्री कराता हूँ। थैंक यू सो मच। आज विषय हर्षल ऐसा है कि देखा होगा तुमने भी, हम लोगों ने शायद व्हाट्सएप पे चैट भी किया था कि काफी पैनिक सिचुएशन है, स्पेशली इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो हैं। और पैनिक सिचुएशन इसलिए है कि कुछ नया गाइडलाइन है जो IRDA में डिस्कशन के लिए चल रहा है। और गाइडलाइन ये है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं उनमें कमीशन भी डिस्क्लोज होना चाहिए। ये न्यूज है। मैं वो न्यूज का एक छोटा सा पार्ट वीडियो यहाँ पर रन करना चाहता हूँ फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। माइट भी कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। एक बार हम देख लेते हैं वो वीडियो को और फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये डरने वाली सिचुएशन है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या बढ़ने वाली सिचुएशन है। या श्योर। तो हम लोग वीडियो देख लेते हैं, देन वी विल हैव मोर डिस्कशन ऑन दिस। तो ग्राउंड जीरो से आपने देखी हमारे सहयोगी विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आने वाले दिनों में जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे या पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो आपको पता होगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने पॉलिसी ली है या जिस एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची है उसे कितना कमीशन मिलता है। ये पॉलिसी की प्रीमियम रसीद पर लिखा हुआ होगा। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, पहले तो पूरी खबर बताएं और बताएं कि ग्राहकों के हक से ये कितना फायदेमंद और कितना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होने वाली। देखिए, हाल के दिनों में कई सारे बदलाव हो रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर, और एक और जो बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि जो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो ये जो है ग्राहक को, पॉलिसी होल्डर को पता रहेगा कि जिस चैनल के जरिए, जिस एग्रीगेटर या एजेंट के जरिए आपने पॉलिसी ली है, तो उस एजेंट को, उस एग्रीगेटर को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितना कमीशन दिया गया, ये बाकायदा मेंशन होगा आपकी रिसिप्ट के अंदर, रसीद के अंदर ये मेंशन किया जाएगा। IRDA के द्वारा
जो कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि जो इंश्योरेंस की रसीद होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद होती है, वहां पर जो चैनल है एजेंट एग्रीगेटर, उसको दिया गया कमीशन को बताया जाए, मेंशन किया जाए। तो ये प्रस्ताव दिया गया है और आने वाली जो बोर्ड बैठक है 15 तारीख की, वहां पर इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके पीछे मकसद ये है कि जिस तरह से कई सारी कंपनियां काफी ज्यादा कमीशन देकर मिस सेलिंग करती है, तो उस मिस सेलिंग को बचाना और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आए, उस मकसद से इस प्रस्ताव को दिया गया है। कमेटी के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो एजेंट है उसको कितना कमीशन दिया जाता है, और ये तमाम तरह की पॉलिसी में लागू करने की संभावना है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो चैनल है एग्रीगेटर, एजेंट, ब्रोकर, उसको कितना कमीशन दिया जाता है। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। जो एग्रीगेटर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इसके लागू हो जाने के बाद डिस्ट्रप्शन आएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन ग्राहकों की ट्रांसपेरेंसी के लिए कमेटी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया है। तो इसमें आगे चलकर अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो अगर जो कोई एजेंट है जो आपको बताता है पॉलिसी के वक्त कि इस पॉलिसी में उसको इतना कमीशन मिलता है, तो आप पॉलिसी के बाद वो पता लगा सकते हैं कि उसने जो आपको पहले बताया था उतना कमीशन सही था या नहीं था। अगर उसके अंदर फर्क होता है, तो जो IRDAI के मैंडेट होते हैं 15 दिन बाद पॉलिसी रिटर्न करने का, वो भी ग्राहकों के पास विकल्प रहेगा। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा, जहां पर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मिस सेलिंग को रोकने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। ये वीडियो देखा हर्षल, और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। तो मैं ये वीडियो के ऊपर तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन मेरा है कि जो हमारी रेगुलेटरी है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो डेफिनेटली जो भी फैसले ले रही है, जो भी रूल्स बना रही है, वो एक बहुत बड़े इम्पैक्ट के लिए कर रही है। और इट इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं हमारी सोसाइटी की बात करूं, कंज्यूमर्स की बात करूं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है जो एज अ गवर्नमेंट लेने जा रही है। इसके बहुत फायदे हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जब भी कोई चेंज आता है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई एक नया चेंज आता है तो इंडस्ट्री करवट लेती है। ओके, और वो करवट लेने में बहुत सारे जो भ्रम होते हैं, जो धारणाएं होती है, वो टूटती है। बट लॉन्ग रन में ये बहुत ही अच्छा सुझाव रहेगा, और दोनों के लिए, कंज्यूमर के लिए तो होगा ही होगा, इवन प्रोफेशनल एडवाइजर के लिए भी ये काफी फायदेमंद न्यूज है, और लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत ही अच्छा ये पहल होने वाला है। ये मेरा पर्सनल एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे फीलिंग है। ओके, सो हर्षल, तुम्हारा जो व्यू है, मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करता हूँ। तो मैं हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनके मन में जो चल रहा है, कोशिश करूंगा कि उनकी तरफ से मैं बात करूं। तो ये बात सही है हर्षल, तुमने जो बोला, लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इंडिया का जो मार्केट है ना, अभी भी उतना मैच्योर मार्केट नहीं है। ठीक है, और अभी भी जो लोग हैं ना, इंश्योरेंस को समहाउ ऐसा देखा जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, लाइफ हो, मोटर इंश्योरेंस एक अलग विषय है, मोटा मोटी अभी भी यही समझा जाता है कि इट इज ए मोर ऑफ पुश प्रोडक्ट रादर देन पुल प्रोडक्ट। मतलब बहुत कन्विंस करना पड़ता है, बहुत फॉलो अप करना पड़ता है इसके बाद में। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूं तो अभी सिर्फ एजेंट नहीं होता है, एडवाइजर नहीं होता है, बैंक एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अगर आप देखोगे स्पेशली प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में अप टू 60% बिजनेस काफी सारी कंपनीज का बैंक के थ्रू आता है। तो बैंक हो गया, ब्रोकिंग चैनल हो गया, फिर डिजिटल चैनल्स भी होते हैं, फिर एग्रीगेटर्स होते हैं लाइक पॉलिसी बाजार, अभी तो दे आर आल्सो ए ब्रोकिंग कंपनी, और इसके अलावा एडवाइजर्स तो डेफिनेटली होते हैं। तो जो डर मन में है, वो डर ये है कि मैंने कहा ना, अभी भी काफी सारे कस्टमर ऐसे हैं जो शायद कमीशन को देखने के बाद में शायद उसके ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दें, और वो लोगों के मन में एक डर है, जिसके कारण ये इसके ऊपर काफी सारा बातचीत हो रहा है। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये कुछ नया नहीं है। यूनिट लिंक पॉलिसी में तो ये पहले से ही चला आ रहा है 2010 से। सोचो कितना लंबा समय हो गया। तो क्या यूलिप का पॉलिसी बिकना बंद हो गया? Not at all. I know so many advisors, they do TOT, COT on ULIP. And ULIP again बुरा प्रोडक्ट नहीं है,
ठीक है, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी मार्केट में है, चाहे आप बैंकिंग के प्रोडक्ट ले लो, इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट ले लो, टर्म प्लान, एंडोमेंट, यूलिप, या इवन जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो रेगुलेटरी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट अच्छे है, कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। सो यूलिप का अपना एक मार्केट है, एक सेगमेंट है, और जहाँ पे वो आज भी बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं और खुशी खुशी लेते हैं, समझ कर लेते हैं, और उनको उसके जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। 2010 से यूलिप में गवर्नमेंट ने ये ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी लेके आई है कि जहाँ पे एडवाइजर कितना अर्न करता है ये क्लाइंट को पता होता है, और जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स है उनको तो कभी चैलेंज नहीं आया, इनफैक्ट वो आज भी सीओटी टीओटी कर रहे हैं ऑन यूलिप प्रोडक्ट। क्योंकि काफी सारी कंपनियां हैं और उन कंपनीज का अगर तुम देखोगे इनका जो टोटल बिजनेस है उसका काफी बड़ा हिस्सा यूनिट लिंक पॉलिसी में आता है, जो क्लियरली बताता है कि मार्केट में स्पेशली नया गाइडलाइन के बाद में जो यूलिप आया था उसमें चार्जेस काफी कम है, बहुत कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और कमीशन डिस्क्लोजर के बाद भी बिजनेस हो रहा है, कस्टमर्स आर हैप्पी, एडवाइजर्स आर हैप्पी, कंपनीज आर हैप्पी। और ये जो मैं कहूंगा कि IRDA ने जो गाइडलाइन लेके आए थे, हो सकता है शुरुआत में जैसा तुमने कहा थोड़ा बहुत उसका सेटबैक लगा हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूलिप का बिजनेस स्टेबल हुआ है और कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुआ है कस्टमर और एडवाइजर के लिए। चैलेंज क्या है? तो पहला चैलेंज है, इंश्योरेंस एक सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर कंपनियां है, ओके, कंपनियां कोई भी हो सकती है, ओके, दे कैन बी एनी काइंड ऑफ कंपनी, चाहे वो LIC हो, टाटा हो, बिरला हो, बजाज हो, एनी कंपनी, दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर, जो जिनका काम होता है अच्छे प्रोडक्ट ग्राहकों के हितों के लिए डिजाइन करना, बनाना, उसे आकार देना, तो वो करते हैं। सो एक्चुअल एडवाइजर का जो रोल है वो जो भी सामने इंसान होता है उसको उसकी नीड को समझकर उसके लिए एक अच्छा विकल्प चुनना, इतने सारे प्रोडक्ट में से सही वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना और उन्हें देना। दूसरा, सर्विस देना, ओके, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री सिर्फ मशीन के या टेक्नोलॉजी के तहत तो नहीं चलेगी, सर्विस इंडस्ट्री में एक इंसान का होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में दे तो ये मैटर नहीं करता कि आपके प्रोडक्ट में कमीशन कितना मिल रहा है, ये मैटर बहुत करता है कि आपको सर्विस कौन देने वाला है, किसने आइडेंटिफाई किया है प्रोडक्ट। और मेरा अगला सवाल है, क्या ये सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है? तो आंसर इज नो, इवन मेडिकल इंडस्ट्री जो है, जो डॉक्टर्स है, वो भी सर्विस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेट है। तो डॉक्टर की फीस तो डॉक्टर खुद मांग लेता है, तो उनको कौन लोग मना कर देते हैं या फीस नहीं देते? एडवोकेट की फीस नहीं मांगते, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस नहीं मांगते, काफी बड़ी फीस होती है लोगों की, ओके। तो मेरा कहना, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही अच्छे प्रोफेशनल लोगों की जगह मार्केट में कोई नहीं ले सकता, और उनके लिए बिल्कुल डरने का ये समय नहीं है। इनफैक्ट उनको ये हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए कि इट्स गुड, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल नहीं है उनको दिक्कत आएगी, जो प्रोफेशनल है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ प्रोफेशनल्स के बीच में रहेगी। जो नॉर्मल मार्केट में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बेचने में बिलीव करते हैं, एज आप जो बात करते हो सेल्स ज्ञान में कि बेचो मत, नहीं बिकेगा, तो जो सिर्फ बेच रहे हैं उनके लिए ये चैलेंजिंग न्यूज है। बाकी लोग के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, ये बढ़ने का समय है। अपने नॉलेज को, स्किल को एनहांस करते हुए अगर क्लाइंट के हित के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो ट्रस्ट इन मी, कस्टमर खुद होके पैसा देने की बात करता है, फीस देने की बात करता है, वो कभी देखेगा भी नहीं कि हाउ मच यू आर अर्निंग आउट ऑफ। सो हर्षल, मैं एक और मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है तुमने यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बात की, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ थोड़ा देर में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आई थिंक सेम रेगुलेशन है, वहां पर भी डिस्क्लोजर होता है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और वहां पर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बिकॉज मेनी पीपल, यू आर ट्रेनिंग मेनी पीपल देयर। सो इस पे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में कमीशन डिस्क्लोजर होता है, इसके बाद भी जो AUM है आप देखोगे आज म्यूचुअल फंड कंपनी का कितना ज्यादा हो गया, एंड इट हैज बीन एक्सपेक्टेड कि आने वाले 5 सालों में जो भी लगभग 28-30 लाख करोड़ या 90 लाख करोड़ तक जाएगा। इस पे तुम्हारा क्या व्यू है? मेरा कहना है, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो या इंश्योरेंस ले लो या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो या जनरल इंश्योरेंस ले लो, म्यूचुअल फंड में भी देयर लॉट ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है,
ये ऐसा ही है, अगर मैं एक एग्जांपल की तरह दूं कि मैं अगर एक मेडिकल शॉप में जाती हूँ तो मेरे को सिर्फ दवाइयाँ दिखती है वहां पे, बहुत सारी दवाइयाँ, ओके, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ दिखती है। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, और एक आम आदमी जिसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, जिसको ये समझ नहीं आता रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, CAGR क्या होता है, IRR क्या होता है, रिस्क क्या होती है, ओके, उसे समझ नहीं आता इस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में उसकी नीड क्या है या उसने क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए उसे एक आदमी चाहिए, एक इंसान चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जिससे नॉलेज हो, जो एक्सपर्ट हो इस पूरे फील्ड का। तो वो इंसान अगर एक प्रोफेशनल है ना, तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ यहाँ पे निश्चित है। और मैं ऐसे कई सारे एडवाइजर को ट्रेन कर रही हूँ ऑलरेडी, दे आर पार्ट ऑफ माय डिफरेंट वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग्स, जिसमें वन प्रोग्राम विच वी आर रनिंग, जो 3 साल का प्रोग्राम है, जो एक नॉर्मल एडवाइजर यहाँ पे आते हैं जो बेसिक लाइसेंस लेते हैं, बट द वे दे स्टार्ट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, उनको कभी भी ये दिक्कत नहीं आया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्लाइंट को पता होता है कि आप कितना कमा रहे हो। सो डजंट मैटर, क्योंकि आप 2,500 2,000 प्रोडक्ट में से वो 3 प्रोडक्ट को चूज करना और उसे रिकमेंड करना, ये स्किल है। और ये ऐसे ही बस लाइसेंस लेके नहीं मिलती, इसके लिए आपको नॉलेज, स्किल, कंटिन्यू अपडेशन करते रहना पड़ता है। सिमिलरली लाइक अदर प्रोफेशन, लाइक एडवोकेट, लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इक्विवेलेंट प्रोफेशन है। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कोविड में कोविड वॉरियर का किताब पे बात किया, बट यू टेल मी, इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या कोविड वॉरियर बोला गया हमारे सोसाइटी में? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं, उस बारे में बात नहीं हुआ। सो कोविड वॉरियर सफाई कर्मचारियों को बोला गया क्योंकि उन्होंने सफाई का ध्यान दिया। कोविड वॉरियर का किताब मेडिकल के जितने भी लोग हैं उनको बोला गया क्योंकि उन्होंने बचाने का काम किया, हेल्थ सपोर्ट में जो लोग थे, यस ना। एंड पुलिस को भी दिया गया क्योंकि पुलिस वहां पे सबको प्रोटेक्ट कर रही थी, रोक रही थी, वो रिस्क ले रही थी अपने जिंदगी में। तो इन तीनों को कोविड वॉरियर बोला गया, सही बोला, इन्होंने सच में सोसाइटी के लिए काम किया। बट मेरा एक क्वेश्चन है, जब कोविड में लोगों की डेथ हुई तो क्लेम सेटलमेंट का काम किसने किया? इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं किया, ऑब्वियसली। जब आप मेडिकल में एडमिट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल सेटलमेंट के लिए कौन बाहर निकला? राइट। तो उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया, और उनका नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे बीच जितने भी आज एडवाइजर्स है मार्केट में, बहुत सारे एडवाइजर को एक्चुअल में उनका रोल ही नहीं पता है। वो एक प्रोफेशनल के तौर पे कैसे उनका नॉलेज किस लेवल पे होना चाहिए, स्किल सेट किस लेवल पे होना चाहिए, ये उनको खुद को ही पता नहीं, क्योंकि उनको आज तक शायद इस पे किसी ने ट्रेन नहीं किया। छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में ट्रेनिंग हुई है, प्रोडक्ट पे ज्यादा हुई है, ओके, एज अ प्रोफेशनल करके उनकी ट्रेनिंग इतनी हुई नहीं है। बट ट्रू सेंस में अगर मैं ये सोचूं तो वो भी उतने ही कोविड वॉरियर थे। और मुझे लगता है IRD की ये पहल वो प्रोफेशनल एडवाइजर के लिए एक्चुअली रिकॉग्निशन है कि चाहे आपको क्लाइंट को पता भी हो आप कितना कमाने वाले हो, डजंट मैटर, अगर आप ट्रू सेंस में नॉलेजेबल हो, आपका स्किल सेट अगर राइट है, आप अगर ग्राहक के हित के लिए काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये उनके लिए डरने का बिल्कुल भी न्यूज नहीं है, उनको डरना नहीं चाहिए। सो अक्सर तो आई बातों से मैं जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ एक हार्ड सेलिंग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के पीछे पड़ते हैं, फॉलो अप करते हैं, अल्टीमेटली लोग काफी बार उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बिजनेस देते हैं, ऐसे लोगों के लिए शायद ये कठिन समय हो जाएगा। बट जो लोग इसको कैरियर की तरह लेते हैं, इसको एक प्रोफेशनल की तरह लेते हैं, और जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन अच्छा हो जाएगा। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, अभी ये होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, बिकॉज डिस्कशन में है, ये हो सकता है अभी ना भी हो, लेकिन ये बात भी समझ में आती है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखोगे तो शायद अभी ना हो, 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद ये होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो अगर अभी नहीं होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, चाहे आप जनरल का काम करते हो, हेल्थ का करते हो, लाइफ का करते हो, आप अपने आप को अपग्रेड करो, आप अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ग्रूम करो, और आप वैल्यू क्रिएट करने पे काम करो रादर देन सेलिंग। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हर्षद, प्रॉब्लम कब आती है? जब हम वैल्यू क्रिएट नहीं करते और सीधा बेच देते हैं। आप अगर देखोगे, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देखो जो एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स में जाता हूं तो क्या मैं नेगोशिएट करता हूं?
क्या मैं कॉफी डे में जाता हूँ क्या नेगोशिएट? वेरी ट्रू। वी डोंट डू दिस। बट अगर मैं लोकल कोई वेंडर के यहाँ जाता हूँ तो भावताव करता हूँ, और 10 रुपए 15 रुपए का चाय देने के लिए भी मैं सोचता हूँ। बट अगर मैं वहां जाता हूँ कॉफी डे में, स्टारबक्स में जाता हूँ या 5 स्टार होटल में जाता हूँ, तो 350 500 रुपए का कॉफी पीता हूँ और मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होता और मैं खुशी खुशी बाहर निकलता हूँ। Because they added value in services. राइट, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है उसका, मैं पैसा दे के आया हूँ। True. राइट, सो कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है जिसके कारण आई एम पेइंग 200 300 400 500 1000 रुपीज बक्स। एक छोटा दुकानदार होता है या एक ऑटो वाला होता है, जब हम ऑटो करते हैं तो हम उसके साथ नेगोशिएट करते हैं ना, भैया 100 रुपए में लेके चलो ना, भैया 80 रुपए में लेके चलो ना, भैया 200 रुपए में लेके। बट जब हम ओला उबर करते हैं तो क्या नेगोशिएट करते हैं? बिकॉज क्योंकि हमको पता है उनका प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग डिजिटल है, और हमको वो जो वैल्यू सर्विस कर रहा है हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, द पीपल सीधा डोर स्टेप पे आते, आई कैन लुक एट द नेविगेशन, दीज आर द प्लस वन व्हिच दे आर एडिंग। राइट, और उसके कारण मैं काफी बार ओला उबर को ज्यादा पैसा भी देता हूँ। अगर आप कंपैरिजन करोगे नेक टू नेक तो थोड़ा पैसा हमको ज्यादा देते हैं, बट वी आर हैप्पी क्योंकि मुझे वहां पर वैल्यू मिल रहा है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो एग्जांपल था, मैं वापस आता हूँ, डॉक्टर, लॉयर, तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट का बात किया, हम उनके साथ कभी फीस नेगोशिएट नहीं करते हैं, हम उनके एक्सपर्टीज के लिए पे करते हैं। राइट, एक डॉक्टर शायद 300 रुपया चार्ज करता है, दूसरा 700 रुपया करता है, तीसरा 1500 रुपया करता है। बट जहां पर हमको एक्सपर्टीज चाहिए होती है वहां पर 1500 पे करने में भी हमको बुरा नहीं लगता है। चैलेंज हियर टुडे इज इन इंडियन मार्केट इज कि ये जो प्रोफेशन है इसको प्रोफेशन की तरह अभी तक लिया नहीं गया है। और मुझे लगता है ये जो भी पहल हो रही है या आगे भी जो पहल होगी, ये उसी लिए है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या होल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लोग प्रोफेशनल की तरह आए। Right. मैं कुछ चीजें और यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, यू नो, बिकॉज एज अ ट्रेनर आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के लोगों को टिल नाउ। मैंने एक जो बहुत करीब से महसूस किया, यू टॉक अबाउट एनी प्रोफेशन, ओके, यू टॉक अबाउट इंजीनियर्स, तो उनके बच्चे बहुत प्राउडली कहते हैं कि यू नो माय फादर इज इंजीनियर, ओके, माय मदर इज अ डॉक्टर, और यू नो एडवोकेट है, या कोई भी प्रोफेशन। क्या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो लोग एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे, सोसाइटी, लोग, नेबर्स, उनके रिलेटिव उनको वो सेम लेवल का रिस्पेक्ट देते हैं? जबकि उन्होंने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दी है, उन्होंने भी हार्ड कोर काम किया है, उन्होंने मेहनत किया है, इनफैक्ट उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है सोसाइटी को एजुकेट करने का, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी देने का। वो अपडेट कर रहे हैं अपने नॉलेज को, हर बार स्किल अप कर रहे हैं। I know people do spend money for the training and technology in this field. They are true professional, hardcore professional. We have in our training जो लोग वहां पे spend करते हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ग्राहक को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देने के लिए, पर उनके फैमिली मेंबर, उनके रिलेटिव बहुत बार इस प्रोफेशन को यू नो रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसे जो भी आगे भी पहल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदे का यू नो समय है, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री में लोगों को +1 दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग में बिलीव कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं, वो ग्राहक के हित में बिलीव कर रहे हैं। तो उनको डरने का ये बिल्कुल समय नहीं है, उनके लिए ये इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फायदे का टाइम आएगा। और मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाला, इंश्योरेंस में काम करने वाला, म्यूचुअल फंड में काम करने वाला, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग में काम करने वाले कि बच्चों ने ये कहना चाहिए कि मुझे मेरे पेरेंट्स के जैसे बनना है। राइट, I want to become like my father and my mother because they are truly helping society. मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। ये दिन actually as a trainer I you know, and there's some people though started saying that कि उनके बच्चे उनके प्रोफेशन में आना चाहते हैं, so it's a good. Right, I absolutely agree on this, Harshal, because as a employee तो शायद काफी बार लोग सोच लेते हैं कि पेरेंट्स को फॉलो करें, बट एज ए कंसल्टेंट, एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिजनेस एसोसिएट, स्टिल अभी वो जो जगह मिलना चाहिए थी वो जगह नहीं मिली है। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान, रिस्पेक्ट अभी तक उनको नहीं मिला है, इस कम्युनिटी को नहीं मिला है। और हम लोग भी उसी मिशन पे हैं एज ए 4E लर्निंग सॉल्यूशंस। हमारा जो कंपनी है, हमारा निश है कि हम फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को हम ट्रेन करें, उनको हम हेल्प करें, उनको कहीं ना कहीं डेवलप करें उनकी स्किल्स को। अब और हम उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि वो समाज के अंदर एक अच्छे प्रोफेशनल, एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह स्थापित हों और उनको अपने आप पर और दूसरे लोगों को उनके ऊपर गर्व हो। तो
मैं लास्ट में की बात बोलना चाहूंगी, जब कभी हम बीमार होते हैं, ओके, हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है। इफ एज अ ले मैन, अगर मेरे फैमिली में किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू हो जाए, आई एम वेरी मच क्लियर वेयर आई नीड टू गो। मेरे सोसाइटी के आसपास कौन वो मेरा फैमिली डॉक्टर है जिसके पास मुझे जाना चाहिए। ओके, अगर मुझे टैक्स रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, मुझे पता है कि उसका प्रोफेशनल कौन है, आई नीड टू गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई नीड टू टॉक विद देम। ओके, सिमिलरली अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर उधर मुझे कुछ अगर इशू आ रहा है, मैं कहीं कॉम्प्लेक्स स्थिति में हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ के प्रोफेशनल डॉक्टर कौन है। और ये तभी संभव होगा कि जब ये जो हमारी ये जो कम्युनिटी है जिन्होंने लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट से, ये अपने आप को एज अ प्रोफेशनल की तरह अपग्रेड करेंगे। वो उस लेवल का ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल अप वो करेंगे। तो एज ए लेमैन मुझे पता होगा मुझे किसके पास जाना है। और आज सोसाइटी में बिग टाइम लोगों को पता है उनके मनी मैनेजमेंट में इशू है। they are understanding that, okay? उनको कोविड में समझ में आ गया कि एडमिट किया तो पता नहीं यार पैसा कहाँ से खड़ा करें, या 3 महीना अगर मेरा दुकान नहीं खुला या मेरा इनकम नहीं आया मेरे जॉब से, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या अगर डेथ हो गई तो क्या करे समझ नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि मनी रिलेटेड इश्यूज में किसी को तो मुझे बताना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए। ओके, और वो किससे बात करूं, उसके क्लिनिक कहाँ है, उसके प्रोफेशनल कहाँ है, वो एड्रेस आम लोगों को पता नहीं है। So, जिस दिन लोगों को उनके एड्रेस पता चल गए, ये सारा जो न्यूज है ना, ये उनके लिए कोई अहम नहीं रखता। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो आई बात तो समझ, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर एज ए प्रोफेशनल वो एक निश है जो खाली है, मार्केट कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एजेंट तो बहुत हैं जो जाते हैं बेच के आ जाते हैं, बट आई थिंक एज ए प्रोफेशनल, हार्डकोर प्रोफेशनल बहुत कम लोग हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे साथी कलीग्स हम लोगों को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, देखो क्या होता है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के ऊपर इनकम होती है, बिजनेस वैसे ही होता है, विच इज ए पार्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो कमीशन इज पेड बाय कंपनी, नॉट बाय द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, मैं एक कस्टमर हूं, मैंने 50,000 रुपीज का एक प्रोटेक्शन, सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने प्रोडक्ट लिया है, तो वो मैंने पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है, और इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में मुझे सम अश्योर्ड देती है, बोनसेस देती है, वॉट एवर बेनिफिट्स आर देयर। सो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मुझे बताएगी कि ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। एंड क्योंकि मैंने सर्विसेज ऑफर किए कस्टमर को, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कमीशन देती है, कस्टमर पे नहीं करता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर से कमीशन नहीं मांग रहे हो, आपको आपकी सर्विसेज के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। एएमसी कंपनी आपको आपका इंसेंटिव, पूरे दुनिया में बिजनेस वैसे ही होता है। एंड क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अगर मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूं, लोगों की प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प कर पा रहा हूं, उनकी साइकोलॉजी को समझ पा रहा हूं, मनी साइकोलॉजी को समझ पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा कस्टमर मुझसे खरीदेगा। और फिर अगर उसको दिख भी रहा है कि हाउ मच आई एम अर्निंग, वो आपसे पैसा वापस नहीं मांगने वाला है। इनफैक्ट मैंने ऐसे केसेस भी देखे, हर्षल एग्री करेगी, जहां पर कस्टमर एडवाइजर को पूछता है, सर डू आई नीड टू पे सम एक्स्ट्रा फी फॉर योर कंसल्टेशन। यस, Harshal, you want to add something on this point, then we will close. See, I have seen कि जब एक नॉर्मल एडवाइजर थे कि उनको स्ट्रगल हो रहा था, हाउ टू टॉक विद क्लाइंट, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो लोग परेशान हो रहे थे जो लाइसेंस्ड होल्डर हमारे पास आते थे। बट आफ्टर गोइंग थ्रू द डिफरेंट सर्टिफिकेशन, मोटिवेशनल ट्रेनिंग में डिफरेंट सर्टिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में सीखा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, उसको उन्होंने डिफरेंट लेवल पे सीखा वो एडवाइजर ने। और उस नॉलेज के साथ जब वो कस्टमर के पास गए और उस प्रोसेस पे जब उन्होंने कस्टमर के साथ कंसल्टेशन किया, तो आफ्टर डीलिंग द बिजनेस, मतलब उनके पास एंडोमेंट की कुछ पॉलिसीज आई, उनके पास टर्म प्लान आया, उनके पास SIP स्टार्ट किया लोगों ने, उनके पास कुछ सेविंग प्रोडक्ट स्टार्ट किए लोगों ने। एंड आफ्टर होल सॉर्ट ऑफ के बाद क्लाइंट ने डरते डरते पूछा एडवाइजर को, और ऐसे कई एडवाइजर है जिनको पूछा गया कि आप इसके अलावा फीस भी लोगे क्या।
And Right. then advisors said कि no, मैं फीस नहीं लूंगा because you are dealing with me and मुझे डायरेक्टली कंपनियां पे कर देती है, तो मुझे कोई फीस नहीं देना है. तो क्लाइंट से सच में मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, द वे आपने मेरे साथ जो बिजनेस जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया, आपको फीस लेनी चाहिए. तो क्लाइंट ने उल्टा हमारे जो सर्टिफाइड एडवाइजर्स है उनको पूछा कि क्या फीस लोगे क्या. Right. तो ये डिफरेंस है बिटवीन सिर्फ एक एजेंट है कोई और एक प्रोफेशनल है. इसमें बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि बिहेवियरल डिफरेंस है, नॉलेज का डिफरेंस है. अगर Even- नॉलेज Yeah. अगर है, अगर आपका बिहेवियर ऑन ट्रैक है, तो ये बहुत ही छोटी बात है और नॉर्मल है. राइट. इसीलिए हर्षल तुम देखा होगा, देयर इज ए प्रोफेशन नॉन एज फाइनेंशियल प्लानर्स सर्टिफाइड. तो उनका काम ही यही है कि वो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, दे चार्ज फीस फॉर इट, और लोग खुशी खुशी उनको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया चार्ज करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी मार्केट है जहां पर लोग पैसा पे करके आपकी सर्विसेज लेते हैं. तो यहाँ पर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप तो पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, कंपनी आपको पे करती है. आपको सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको मैनेज करने में आपको हेल्प करना है. तो अगर ये नहीं आता है तो हर एडवाइजर जो आज मार्केट में है, जिनका लाइसेंस है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का, उन्हें ये प्रोसेसेस सीखनी पड़ेगी. राइट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे मस्ट अंडरस्टैंड उनका रोल क्या है. उनका रोल प्रोडक्ट बेचना नहीं है. राइट. वो प्रोडक्ट हाथ में ले लिए, बस अब चले मार्केट में और बेच रहे हैं. ओके, अगर इस पैटर्न से वो काम करते रहेंगे तो वो इस प्रोफेशन से आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन बेचने का प्रोफेशन ही नहीं है. राइट. तो इफ दे स्किल अप, इफ उनका नॉलेज उस लेवल पे उन्होंने अपग्रेड किया, तो वो ट्रू सेंस में इस प्रोफेशन को जीना शुरू करेंगे और ग्रो करना शुरू करेंगे. दैट इज द रीजन हर्षल डॉक्टर को बिजनेसमैन नहीं बोला जाता है. दैट इज द रीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेसमैन नहीं बोला जाता. दे आर प्रोफेशनल. सो अगर फाइनेंशियल एडवाइजर को लग रहा है वो बिजनेस में है तो गलत फहमी में है, उसको ठीक कर लेना चाहिए. ही इज ए प्रोफेशनल. और अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ और लास्ट 15-16 सालों से यही बोल रही हूँ कि अच्छे लोगों की कमी है इस इंडस्ट्री में. यस, आई एग्री. अच्छे लोगों की, ओके, अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं कि वो दिल से अच्छा है, दिल से सभी लोग अच्छे हैं. ओके, अच्छे लोगों की कमी यानी जो लर्न करना चाहता है, जो अपग्रेड करना चाहता है, जो अपने प्रोफेशन को कीमत देना चाहता है, जो अलग अलग चीजों को समझना चाहता है, इन लोगों की कमी है इस प्रोफेशन में. अगर ऐसे कोई भी इंसान जिसके पास लाइसेंस है या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, यंगस्टर्स, ओके, आई नो पीपल दो आर यंग people and they're coming in this industry and learning all from basics. तो ये लोग अगर सीखना चालू करेंगे तो ट्रू सेंस में हम सोसाइटी के कोविड वॉरियर बन सकते हैं. राइट. और हर्षल, आई एम हैप्पी टू बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ, वी आर डूइंग दिस. मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी नहीं हमको मोटिवेट किया एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. एंड वी आइडेंटिफाइड कि गैप है बहुत बड़ा, जहां पर जो कस्टमर है वो भी कंफ्यूज है, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, एम्प्लॉय है, जो भी लोग फाइनेंशियल में, वो भी सारे कंफ्यूज हैं. सो वी स्टार्टेड नाउ, वी हैव ब्रांड 4E लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप कह सकते हो एक फिनसर्व ट्रेनिंग एक्सपर्ट कंपनी है. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, मोर देन 160 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वी रन. बट ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मास्टर नहीं कर सकते हैं. और इसलिए हमने भारत का पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप. 3 साल का प्रोग्राम है, और जो भी फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता है और वो अपने आप को एज ए प्रोफेशनल एस्टैब्लिश करना चाहता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है. ये आने वाला समय जीतने का समय, आगे बढ़ने का समय. हर्षल, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर तुमसे ऑन एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस आवर टॉक शो. So everything about financial entrepreneurship का simple meaning है कि the people do want to become professional in banking financial service industry. ऐसे लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, इनको बहुत डीपर समझना चाहते हैं. वो एक एक कंसल्टेंट की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, और डिफरेंट सर्टिफिकेशन से गुजरना चाहते हैं. उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, और बहुत ही खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम
100% स्कॉलरशिप के साथ भी मिल सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम एज ए लाइक कलेक्टिवली 60 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग। ओके, आपका भी बहुत सारा समय का है। यू हैव आल्सो ट्रेन्ड सो मेनी पीपल, 25,000 से ज्यादा लोगों को आपने इस इंडस्ट्री में खड़ा किया है। इवन आई हैव ट्रेन्ड पर्सनली 15-20 हजार लोगों को मैंने खड़ा किया है, स्क्रैच से सिखाया है। तो हमने एक चीज समझे कि यू नो एडवाइजर की गलती नहीं है, उसे किसी ने सिखाया ही नहीं। तो क्या इतने सालों का यू नो सर्टिफिकेशन और अनुभव के साथ क्या हम कुछ लोगों को इस इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल की तरह खड़ा करने में हेल्प कर सकते हैं? और इसलिए ये पहल की गई कि क्या हम यू नो कुछ सिलेक्टिव जेन्युइन लोगों को विद इंटरव्यू बेसिस पे 100% स्कॉलरशिप के साथ इस प्रोग्राम में एनरोल्ड कर सकते हैं क्या, जिससे हम उनको ये सारी चीजों पे सिखाएं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है ये मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है। इसमें कोई मोटिवेशन वाले सेशन नहीं होने वाले। इस पे प्रोडक्ट भी नहीं सिखाए जाएंगे। ओके, सो देयर इज नो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिकॉज मुझे लगता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर कोई दे रहा है, हर कंपनी में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज अबाउट स्किल्स। ओके, दिस प्रोग्राम इज अबाउट डिजिटली बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, कंसल्टेशन क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो भी लोग एज एडवाइजर काम कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। चाहे वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, जनरल का हो सकता है। और आई एम सो हैप्पी देयर ऑलरेडी 100 people दो हैव एनरोल्ड फॉर एजुडाइट, दो कम फॉर माय वर्कशॉप। एंड उनका मैंने यू नो कुछ डेटा निकाला, मंथ ऑन बेसिस दे आर growing not only money, they are growing with knowledge, they are growing with skill, they are growing with their attitude, they are growing with clientele base, and they are growing their business. So everything about financial entrepreneurship, हर इंसान जिसे लगता है कि उसे सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, उसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में एज एक्सपर्ट की तरह खड़ा रहना है, तो उन्हें 1 साल 2 साल 3 साल हम खड़ा करने में हेल्प कर सकते हैं। दैट इज एरुडाइट। सुपर सुपर, सुन के बहुत अच्छा लगा हर्षल। और तुमने समय निकाला, आज सेल्स ज्ञान में तुम आई और सेल्स ज्ञान की तुमने शोभा बढ़ाई। सो आगे भी हम सेशंस रखेंगे, ऐसे कुछ सेशन साथ में करेंगे, कुछ मैं अकेला, कुछ तुम अकेले करना। दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा फाइनल कंक्लूजन मार्क में कि जैसा कि टॉपिक था आज का, डरोगे या बढ़ोगे, डरने की जरूरत उन लोगों को है जो शॉर्ट टर्म के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं और अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने अपनी असली ताकत को नहीं पहचाना है और जो इस इंडस्ट्री में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। पूरा सेल्स ज्ञान का टीम, पूरी लर्निंग का टीम आपके साथ में है। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं जिबाल बॉबी के नाम से। अगर आप हर्षल के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप हर्षल को सर्च कर सकते हैं हर्षल कोठारी के नाम से। आप हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो forylearnings.com पे आप जा सकते हैं। और आप अगर हमारे ये जो प्रोग्राम है एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो में, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। समय निकाल के सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सो मच।